नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवाद जो चैप्टर चल रहा है उस टॉपिक के अंतर्गत मार्क्स के राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार देखिए, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है और अब इससे पूर्व जितने भी विचार थे उन सभी विचारों से थोड़े अलग हैं, हटके हैं। तो हम इसको देखें। इससे पहले मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 12 के लगभग 80 से ऊपर वीडियो इस चैनल के अंतर्गत बन चुके हैं। तो आप वो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। इंग्लिश के भी वीडियोस बन रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो कैसा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे, कोई सुधार चाहते हैं तो वो बताइएगा। और वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप देखिएगा। शुरू करते हैं ये टॉपिक, मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के राज्य संबंधी विचार। देखिए, हमने उदारवाद को पढ़ा था और उदारवाद कहता है, जो आरंभिक उदारवाद है वो उदारवाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि राज्य बुरा है लेकिन आवश्यक भी है, उसका काम कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती है। लेकिन मार्क्स इन विचार को पलट देता है। मार्क्स क्या कहता है कि राज्य ना आवश्यक तो है ही नहीं, अनावश्यक और बुराई है, यानी राज्य का अंत कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स राज्य को क्या कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। देखिए, इसके पीछे मार्क्स बताता है कि आरंभ में जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जब वो कंदमूल फल खाता था, आदि मानव की स्थिति में रहता था, उस समय राज्य की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ था। जैसे ही निजी संपत्ति का उदय होता है तो समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक वर्ग होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। समाज इन दो वर्गों में बढ़ जाता है। शोषक वर्ग के पास क्या होता है? शोषक वर्ग के पास होता है उत्पादन के साधनों पर अधिकार, और ये जो शोषित वर्ग है इन उत्पादन के साधनों की वजह से इस शोषक वर्ग के ऊपर निर्भर करता है। ये उत्पादन के साधन कभी पूंजी थे, कभी श्रम थे और कभी जो है जमीन थे, कृषि थे। तो इन पर इन शोषक वर्गों का अधिकार था। अब ये जो शोषक वर्ग है ये समाज में बहुत कम संख्या में, अधिकांश संख्या में शोषित वर्ग है, चाहे वो कभी मजदूर रहे हो, चाहे वो कभी किसान रहे हो, चाहे कभी दास रहो, इनकी संख्या बहुसंख्यक थी और ये अल्पसंख्यक थे। इसलिए शोषक वर्ग को हमेशा इस शोषित वर्ग से डर रहता था क्रांति का, ऐसा मानना है मार्क्स का। इसलिए इस शोषक वर्ग ने, शोषण करने वाले वर्ग ने, मालिकों ने, सामंतों ने, पूंजीपतियों ने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया, राज्य को बनाया। चूंकि इसका निर्माण, राज्य का निर्माण किसके लिए हुआ? शोषक वर्ग की रक्षा के लिए हुआ। किससे हुआ? शोषित वर्ग से रक्षा करने के लिए हुआ। तो इसीलिए मार्क्स इसे कहता है वर्गीय संस्था, यानी यह शोषक वर्ग का सपोर्ट करने वाली संस्था है, यह शोषण करने वाली संस्था है। इसी की वजह से मजदूरों का, किसानों का, दासों का लंबे समय तक शोषण होता रहा है। इस वजह से मार्क्स राज्य को किसी भी प्रकार से नैतिक संस्था नहीं मानता है। वो कहता है राज्य नैतिक संस्था नहीं है बल्कि एक वर्गीय संस्था है, एक वर्ग के हित करने वाली संस्था है और शोषण करने वाली संस्था है, शोषण का पोषण करने वाली संस्था है, शोषण को बढ़ावा देने वाली संस्था है। और इस शोषक
त्रस्त वर्ग को अपना अधिकार प्राप्त करने से रोकने वाली संस्था है, इसकी क्रांति को रोकने वाली संस्था है। तो इस प्रकार मार्क्स के राज्य संबंधी विचार ये हैं। तो इसके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लें हम, जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। तो मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? शोषक वर्ग की सुरक्षा के लिए हुई है। तो उत्पत्ति शोषक वर्ग की सुरक्षा के लिए, है ना? क्यों सुरक्षा के लिए? उन शोषित वर्गों पर शोषण करते रहे वो, और उस शोषण का वो विरोध ना करे, इस वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की सेना, राज्य की पुलिस इन लोगों को कंट्रोल कर सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। इस वजह से मार्क्स कहता है कि राज्य क्या है? शोषण में सहायता करने वाली संस्था है, सहायता करता है। ठीक है, अब ये तो अभी तक की स्थिति है। मार्क्स का मानना है कि मार्क्स के जो विचार है वो फैल जाएंगे, मजदूर से संगठित हो जाएंगे, मजदूरों में चेतना आ जाएगी और मजदूर क्रांति कर देंगे। और क्रांति करने के बाद जो अगली स्थिति आएगी राज्य के संबंध में, उसको मार्क्स नाम देता है सर्वहारा का अधिनायकवाद। देखिए, सर्वहारा का अधिनायकवाद क्या है? सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग, अधिनायकवाद यानी ये राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा, राज्य की एक छत्र शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी? इन मजदूरों के हाथ में आ जाएगी। इस दौर में क्या होगा? सर्वहारा के अधिनायकवाद के दौर में क्या होगा कि राज्य नामक संस्था बनी तो रहेगी, लेकिन इस राज्य नामक संस्था पर सर्वहारा का अधिकार होगा, मजदूरों का अधिकार होगा। और इस दौरान पूंजीवाद के जो भी अंश हैं, बजुर्वा शासन व्यवस्था के जो भी अंश है, शोषण के जो भी अंश है, निजी संपत्ति के जो भी प्रचार करने वाली संस्थाएं, जो संस्कार है, संस्कृति है, उन सबको नष्ट करने का कार्य सर्वहारा का अधिनायकवाद करेगा। यानी इस अवस्था में राज्य तो बना रहेगा, लेकिन पूंजीवाद और उसकी शोषण करने वाली जो संस्थाएं, उन सबका धीरे धीरे अंत कर दिया जाएगा, पूंजीपतियों का अंत कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो स्थिति आएगी, उस स्थिति के बारे में राज्य मार्क्स कहता है कि वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा, यानी कि राज्य का लोप हो जाएगा। होगा क्या कि सर्वहारा के अधिनायकवाद के समय जो शोषण करने वाली संस्थाएं, पूंजीवाद है, पूंजीवाद की विचारधारा, पूंजीपति, उन सबका अंत कर दिया जाएगा। तो समाज में अमीर गरीब के जो भेद है वो समाप्त हो जाएंगे, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, निजी संपत्ति का अंत हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो समाज हो जाएगा वर्ग विहीन। जब वर्ग विहीन समाज हो जाएगा तो किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी का शोषण करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को शोषित वर्ग से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और चूंकि मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई? शोषक वर्ग की सुरक्षा के लिए हुई। जब यही नहीं रहेगा, ना कोई शोषक वर्ग रहेगा, ना कोई शोषित वर्ग रहेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में राज्य नामक संस्था विलुप्त हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स राज्य को अनैतिक बताता है, वर्गीय संस्था बताता है, शोषणकारी संस्था बताता है, और मार्क्स के विचार अराजकतावादी है। देखो, अराजकतावादी का अर्थ क्या होता है? वो विचारधारा जो राज्य का अंत चाहती है, जो जिसका मानना है कि राज्य ना तो उपयोगी है, ना आवश्यक है, और साथ ही साथ ये बुराई भी, इसलिए इसका अंत कर दिया जाना चाहिए। तो मार्क्स के विचारों से हमें अराजकतावाद के विचार नजर आते हैं, जो चाहता है कि आगे चलकर के राज्य नामक संस्था का अंत कर दिया जाए।
अब बात करते हैं मार्क्स के इस विचार की आलोचना की, है ना। देखो, मार्क्स का विचार की आलोचना इस आधार पे की जाती है कि राज्य एक शोषणकारी संस्था ना होकर के एक नैतिक संस्था है। देखिए, अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, या तो वो पशु है या वो देवता है। राज्य क्यों आवश्यक है? राज्य मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। राज्य क्यों आवश्यक है? राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। राज्य क्यों आवश्यक है? व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए आवश्यक है। क्योंकि राज्य के अभाव में क्या स्थिति आ जाएगी कि मनुष्य पशुओं के समान जीवन जिएगा, जिसे मनुस्मृति में कहा गया मत्स्य न्याय, जहाँ छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अगर राज्य नहीं होगा तो जो समाज के कंटक हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो सज्जन लोगों को परेशान करेंगे। इस वजह से राज्य अनैतिक संस्था नहीं है, राज्य शोषणकारी संस्था नहीं, बल्कि राज्य सबका भला करने वाली एक नैतिक संस्था है। राज्य वर्गीय संगठन नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि आज के समय जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आ चुकी है, राज्य मजदूरों का, राज्य जो है मजदूरों का शत्रु ना होकर के मित्र बन गया है। शत्रु नहीं बल्कि मित्र है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत हम हमारे संविधान वाले पार्ट में पढ़ेंगे मजदूरों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेसहारों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए राज्य बहुत सारी स्कीम्स चलाता है और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। इस वजह से आलोचक कहते हैं कि आज के समय राज्य मजदूरों का शत्रु ना होकर के मित्र है। आज के समय लोक कल्याणकारी राज्य में श्रमिकों कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है, उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं। तीसरी बात, आलोचक कहते हैं कि राज्य अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है। है ना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला आलोचकों के अनुसार कि एक बार राज्य नामक संस्था का जन्म होने के बाद इसका अंत हो गया हो। इतिहास में इसके जन्म के उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन इसका अंत का कोई एक भी उदाहरण नहीं मिला कि राज्य का अंत हो गया हो और व्यक्ति वापस प्राकृतिक अवस्था में चला गया हो। और इसी वजह से आलोचक कहते हैं कि राज्य के विलुप्त होने की धारणा कपोल कल्पित है। यानी कल्पना मात्र है, ऐसा न तो हो सकता है न कभी हुआ है, सिर्फ मार्क्स की कल्पना मात्र है ना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आप देखिएगा टेस्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा था कि टेस्ट क्वेश्चन आपको एंड में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।